हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, ये महा रिवीजन 2023 का आपका सेकेंड लेक्चर है। रोटेशनल डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का। एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुका है। उस वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अब हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक बेसिक डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन में एक्चुअली आपका जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूमता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में हम जब बोलते हैं रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्चुअली वो रोटेशनल मोशन एक बॉडी परफॉर्म करता है और बॉडी अपने जगह पे ही रहता है, कहीं भागता नहीं है, अपने जगह पे ही रहता है और अपने जगह पे घूमता है। तो जब आप देखोगे बॉडी को घूमते हुए अपने ही जगह पे किसी एक्सिस के अबाउट, तब हम बोलेंगे कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप घर पे अपने पंखे को देखोगे तो आपका पंखा एक ही जगह पे रहता है, वो कहीं भागता नहीं है, वहां से एक ही जगह पे घूम रहा है, तो हम बोलेंगे वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। अच्छा, जैसे अगर मान लो सन के अराउंड अर्थ के मोशन की बात करें, तो अर्थ अगर सन के अराउंड जो चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब वो अपने जगह पे रोटेट करता है, तब हम बोलते हैं कि वो रोटेशनल मोशन है, समझे। तो आपका अर्थ रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ रोटेशनल मोशन की। आपका जो फैन है घर का, वो सिर्फ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, दैट्स इट। अब रोटेशनल मोशन में होता क्या, देखो, अगर मैं पूरे के पूरे बॉडी को देखता हूं, जैसे मान लो पूरा बॉडी है और ये घूम रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं इसके एक एक पार्टिकल को देखूं तो इसका हर एक पार्टिकल एक्चुअली सर्कल में घूमता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। मतलब पूरा बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका हर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। जैसे इस पार्टिकल को मैं पकड़ लूं तो आप देखोगे ये इस सर्कल में घूम रहा है। इस पार्टिकल को पकड़ लूं तो ये बड़े सर्कल में घूम रहा है। इस वाले पार्टिकल को देखोगे तो ये और भी बड़े सर्कल में घूम रहा है। ये वाला पार्टिकल छोटे सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल और छोटे सर्कल में घूम रहा है। तो जब ये बॉडी घूमता है तो उसका अलग अलग पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूमता है, छोटे से छोटा सर्कल, बड़े से बड़ा सर्कल में। हर सर्कल में इस तरह से पार्टिकल्स घूमते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी सर्कल में पार्टिकल घूम रहे हैं, छोटे बड़े सब, इन सारे सर्कल के सेंटर को अगर आप देखोगे तो वो सेंटर सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। ये इसकी खासियत है। इसी लाइन में सारे के सारे सर्कल्स के सेंटर है और इस लाइन को हम बोलते हैं बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम बोलते हैं कि आपका जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो अगर आप अपने फैन को देखोगे तो फैन के जितने भी पार्टिकल्स है वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। फैन रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है पर उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन, और सारे सर्कल के जो सेंटर्स है वो बीच के लाइन से पास हो रही है और आपका बीच का जो लाइन है वो एक्सिस कहलाएगा उसका। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि जो सबसे बाहर वाला पार्टिकल होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सर्कल कवर करता है तो वो सबसे फास्ट घूमता है। उतने ही टाइम में अंदर वाला पार्टिकल छोटा सर्कल कवर करता है, इसका मतलब वो स्लो है। इससे भी अंदर चले जाओगे तो ये सर्कल में घूम रहा हुआ पार्टिकल और स्पीड उसका स्लो होता है। ऐसे इस तरीके से आप जैसे जैसे छोटे सर्कल में जाओगे पार्टिकल का स्पीड कम होने लगता है। जो पार्टिकल एक्सिस पे ही आ गया तो उसका सर्कल का जो रेडियस है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। देखो, एक पार्टिकल घूम नहीं सकता, घूमता बॉडी है, समझे। तो ये पार्टिकल आप नहीं बोल सकते हो कि घूम रहा है। तो अगर इसका सर्कल का रेडियस 0 हो चुका है, इसका मतलब एक्सिस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रेस्ट पे माने जाएंगे। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी का जो पार्टिकल्स जो एक्सिस पे आता है वो सारे के सारे रेस्ट माने जाते हैं, रेस्ट पे। बाकी सारे पार्टिकल्स उसके अराउंड सर्कल में घूम रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे घूम रहे हैं सर्कल में, उनकी जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर क्वांटिटीज अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है बताओ। हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा, ओमेगा और अल्फा। जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे बाहर वाले पार्टिकल और ये अंदर वाला पार्टिकल, तो हमने देखा जो बड़े सर्कल में घूम रहा है उसका तो स्पीड कम है, सॉरी स्पीड ज़्यादा है। अंदर वाले पार्टिकल का स्पीड कम है, क्योंकि बाहर वाला पार्टिकल और अंदर वाला पार्टिकल और ये बाहर और वाला पार्टिकल,
ये सारे के सारे जो हैं ये एक साथ घूम के आ रहे हैं, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, ये रिजिड बॉडी है। तो अगर ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, ये भी उतने टाइम एक सर्कल कंप्लीट करता है, ये भी उतने टाइम एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो क्योंकि उतने टाइम में ये ज़्यादा बड़ा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है। लेकिन अगर आप थीटा की बात करो तो थीटा सबका सेम होगा। जैसे अगर मैं 2 सेकंड के बाद देखूं तो अगर ये घूम के अगर यहाँ आ गया तो ये हमेशा इसके सामने ही होगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबने इस पर्टिकुलर टाइम में एंगल सेम कवर किया है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे पीछे नहीं हो सकते, रिजिड बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं। तो जितने टाइम में ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्योंकि ये एंगल सेम टाइम में कवर कर रहा है और हमको पता है ओमेगा मतलब थीटा अपॉन टी होता है, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी भी तीनों का सेम होगा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है तो तीनों का एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हालांकि जो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये अलग अलग होंगे, ये हमने देखा था। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी बाहर वाले का होगा, सबसे कम वेलोसिटी जो है जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब अलग हैं, लेकिन जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज है वो सारे पार्टिकल के लिए सेम होगा रोटेशन में। इस बात का ध्यान रखो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हम जो पहला डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इस पहले डेरिवेशन पे आ जाओ। दैट इज टॉपिक दिया है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालोगस क्वांटिटी ऑफ मास, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो बॉडी घूम रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखो बॉडी अपने जगह पे है तो ये कहीं भाग नहीं रहा है। अगर ये भागता तो मैं बोलता कि ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तब हम बोलते हैं कि उसने ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म किया। लेकिन अगर बॉडी अपने जगह पे ही रहता है और जगह पे खड़े होकर घूम रहा है तो हम बोलते हैं कि ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ गए? जैसे बॉडी ऐसे घूम रहा है तो इसका घूमने का जो एक्सिस है वो ऐसे जा रहा है और हम बोलेंगे बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये भागने लगे तो ट्रांसलेशन मोशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि बॉडी भाग तो रहा नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, इसलिए इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पर बॉडी घूम तो रहा है ना, अगर घूम रहा है इसका मतलब इसके पास मोशन है। कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा, और वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको रोटेटिंग बॉडी का निकालना है। अब निकालोगे कैसे? तो देखो सिंपल है। हमको पता है कि एक रोटेटिंग बॉडी जो है उसका हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है। मान लो अपने पास एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मास m1 है और एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1 है। देखो जितने भी पार्टिकल्स है, अब ये सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है, ये जितने भी पार्टिकल्स है उन सब का जो सर्कल का सेंटर है वो एक्सिस पे लाई करता है। तो ये एक्चुअली सेंटर हो जाएगा किसका? इस सर्कुलर मोशन का। अब दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, उसका मास m2 है और ये इस बड़े सर्कल में घूम रहा है, राइट? मान लो ये v1 वेलोसिटी से घूम रहा है, ये v2 वेलोसिटी से घूम रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, ये सर्कल का रेडियस वो r2 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, ऐसा मान लेते हैं कि टोटल n पार्टिकल्स है मेरे पास। कितने? n पार्टिकल्स। तो आप एक काम करो, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसे ऐड कर दो, तो हमको बॉडी का, पूरे बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। समझ गए? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को पता है, तो हम बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे बताओ? इट इज इक्वल टू हर एक पार्टिकल का आप काइनेटिक एनर्जी निकालो और ऐड कर दो। तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर, दूसरे का हाफ m2v2 स्क्वायर, और ऐसा चलता रहेगा डॉट 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 हाफ। मान लो n पार्टिकल्स है टोटल, तो हाफ mn/vn स्क्वायर। ओके, अच्छा, हमने एक रिलेशन देखा था सर्कुलर मोशन के लिए, v इज इक्वल टू r ओमेगा। आपको मैंने बताया था ये रिलेशन सर्कुलर मोशन के लिए ध्यान रखना। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और मैंने आपको ये भी बताया ओमेगा जो कि एक एंगुलर क्वांटिटी है वो हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा। स्पीड सबका अलग अलग होगा,
वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, लेकिन सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। तो हम v1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ? v1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा सबके लिए सेम होगा और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस हाफ m2 इंटू v2 क्या होगा बताओ? r2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 हाफ mn, vn क्या हो जाएगा? rn इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो हाफ और ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। हाफ ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर में लास्ट में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर और हाफ कॉमन ले लेना, ओमेगा स्क्वायर में लास्ट में लिखूंगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा mn rn स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट के बाद ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई बॉडी की। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो टर्म है इसको मैं एक साथ यहाँ पे I लिख देता हूँ, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ, ये पूरा टर्म को हमने क्या लिख दिया? I और ओमेगा स्क्वायर, ये रहा आपका इक्वेशन। यहाँ पे आप I जानते हो, I आपने क्या लिखा है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, या फिर आप I को समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। देखो इसी टर्म को हम समेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? I का वैल्यू पहले 1 लिखो, समेशन का मतलब ही यही होता है। I का वैल्यू पहले 1 लिखो तो क्या बन जाएगा? m1 r1 स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 लिखो उसका अगला इंटीजर, तो m2 r2 स्क्वायर, 3 लिखो m3 r3 स्क्वायर। ऐसा कब तक करना है? जब तक आप n तक नहीं पहुंच जाते हो, और सबको ऐड कर दो। समेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। तो ऊपर वाले टर्म को ही हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, वैसे ये ध्यान में ना रहे तो भी चलेगा, इसी ऊपर वाले पार्ट को हमने ऐसा लिखा हुआ है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को बोला जाता है, इस I को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है और ये टर्म हमने क्यों डिफाइन किया, ये तो अभी आपको पता चलेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी अगर सिर्फ रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि एक बॉडी है आपका, वो सिर्फ आगे भाग रही है और वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। ट्रांसलेशनल मोशंस, उसमें बिल्कुल भी रोटेशन नहीं है, वो सिर्फ आगे भाग रही है। जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करती है तो जाहिर सी बात है कि इसका हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा आगे की ओर वो सेम होगा, क्योंकि वो रोटेट नहीं हो रही है, सिर्फ आगे भाग रही है। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी में v मान लेता हूं। हाँ, हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग होगा पर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि अब ये ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इसकी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालते हो तो क्या कैसे निकालोगे बताओ? इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दो, तो आप हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, क्योंकि v सबका सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ mn v स्क्वायर कर दो। यहां पे आप हाफ कॉमन ले लो, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn और यहां बच जाएगा v स्क्वायर। अब आपको पता है कि हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल mn, ये पूरा का पूरा हर एक पार्टिकल का मास है जो आपने ऐड कर दिया। तो ये इस बॉडी का टोटल मास m हो जाएगा। मान लेते टोटल मास m है और इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये इंडिविजुअल पार्टिकल का भी ऐसा ही होता है, हाफ mv स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल मोशन का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल मोशन का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आया था? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और ये दोनों एक ही जैसा इक्वेशन लगता है। देखो रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बॉडी भाग रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रोटेशन में,
और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आता है, ये तो हम जानते हैं। वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी और मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी आपको ये बताएगी कि पार्टिकल कितना फास्ट भाग रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आपको ये बताएगी कि पार्टिकल कितना फास्ट घूम रहा है। अब मास का जो काम है ट्रांसलेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी वही काम है रोटेशनल मोशन में। तो सवाल ये पैदा होता है, पहले हम ये समझते हैं कि मास का एक्चुअली में क्या रोल होता है ट्रांसलेशनल मोशन में। मान लो कि आपके पास कुछ बॉडीज है, वो रेस्ट पे है और आपको उसको धक्का देकर मूव करवाना है। तो मुझे बताओ कि कौन सा बॉडी होगा जिसमें आपको मूव करवाने में या ट्रांसलेशन मोशन करवाने में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। बिल्कुल उस बॉडी का जिस बॉडी का मास ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मास जो है वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं होने देना चाहती है अपने मोशन के अंदर। देखो न्यूटन का लॉ ये है, न्यूटन का लॉ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते रहोगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक बाहर से कोई इसको फोर्स न लगाए। अब बाहर से फोर्स लगाने पर हर बॉडी के अंदर सेम मोशन नहीं आएगा या मोशन में चेंज सेम नहीं होगा। जो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, जिसका मास जितना ही ज़्यादा होगा, उसके मोशन को बदलना उतना ही मुश्किल होगा। मैं ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लो सामने ट्रक खड़ा है और साइकिल खड़ा है, तो आपको पता है कि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, उसको ट्रांसलेशन मोशन में लाना ज़्यादा मुश्किल है और साइकिल को कम मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडीज़ है ये नहीं चाहती है कि मेरे मोशन जो है उसके अंदर कोई चेंजेस आए। वो अपने अंदर अपने मोशन के अंदर चेंज होने के लिए खुद को रेजिस्ट करती है। तो अगर आप मोशन चाहते हो तो आपको जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा मेहनत लगेगा मोशन को चेंज करने के लिए। रेस्ट पे है तो मोशन में लाने के लिए, और याद रखना अगर वो मोशन में है तो उस मोशन को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए भी आपको उतना ही मेहनत लगेगा जितना उसका मास होगा। मतलब अगर ट्रक सामने से चल के आ रहा है तो उसके मोशन को रोकने में भी उतनी परेशानी होगी जितना उसको चलाने में हुई थी। तो एक ट्रक को रोकना ज़्यादा मुश्किल है, साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान है। तो जिस मोशन में है, वो जिस स्थिति में है, उस स्थिति में ही वो रहना चाहती है। और अगर आप उसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हो तो बॉडी क्या करती है, वो चेंजेस को रेजिस्ट करती है, रोकती है। ये उतना ही ज़्यादा रोकेगी जितना ज़्यादा उसका मास होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो अपने अंदर चेंज नहीं होने देना चाहती, इस प्रॉपर्टी को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। और बॉडी में जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, उतना ही मुश्किल होगा उसको भगाना या उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन में चेंज लाना। तो ये मास का रोल है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, उतना ही ज़्यादा वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहने की कोशिश करेगी। और ट्रांसलेशन मोशन अगर आप चेंज करना चाहते हो या बॉडी रेस्ट पे है और ट्रांसलेशन मोशन में आप उसे लाना चाहते हो तो आपके लिए मुश्किल होगा। ये बात हो गई आपके मास की, मास का ये रोल है। सेम रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में भी होता है। बॉडी का जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मुश्किल बॉडी को घुमाना होगा, या अगर बॉडी घूम रही है तो उतना ही मुश्किल घूमते हुए बॉडी को रोकना होगा जितना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जैसा मास का काम होता है ट्रांसलेशन मोशन में, वैसा ही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। तो अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उस बॉडी को रोकना, उस बॉडी को घुमाना मुश्किल है या घूमते हुए बॉडी को रोकना मुश्किल है। समझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हमको पता चल जाएगा कब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा कब कम होगा। डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले मास ऑफ बॉडी। देखो बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में देखो क्या आता है, m1r1² प्लस m2r2²। तो ये m1 m2 m3 सब क्या है? ये पार्टिकल्स का मास है। तो बॉडी का मास ज़्यादा मतलब पार्टिकल्स का मास ज़्यादा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मतलब घुमाना मुश्किल। तो जो ऑब्जेक्ट भारी होगा उसको घुमाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। दूसरा होता है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस,
देखो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस से पहले मैं आपको बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एक्सिस। देखो एक्सिस कहां से पास हो रहा है या एक्सिस से पार्टिकल्स कितने दूर है या नजदीक, इस बात पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लो अगर आप मेरे पास ये अब मार्कर है और मेरा एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, देख रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल्स जो है बहुत दूर है, देख रहे हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे कर दूं और अब एक्सिस ऐसे पास करूं और यहां से घुमाऊं मैं, तो आप देखो पार्टिकल्स सारे एक्सिस के नजदीक आ चुके हैं। अगर पार्टिकल्स नजदीक आ गए तो R1, R2, R3, R4 ये सारे क्या है, पार्टिकल्स का एक्सिस से डिस्टेंस, ये कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो पार्टिकल्स जैसे नजदीक आए, मैंने एक्सिस यहां से पास किया, पार्टिकल सारे एक्सिस के नजदीक आ चुके हैं। पहले क्या था, मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा था तो दूर था, अब नजदीक आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो अब देखो इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना थोड़ा आसान है। इसके अबाउट घुमाना मुश्किल इसलिए था, पार्टिकल्स दूर थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, तो घुमाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं एक्सिस यहां से पास करता हूं, इसको ऐसे घुमाता हूं, तो इस बार पार्टिकल्स यहां से एक्सिस जा रहा है ना, यहां से एक्सिस से पार्टिकल्स और दूर हो गए, तब घुमाना और मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जितना दूर होगा एक्सिस से, R1, R2, R3 उतना ही ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो घुमाना मुश्किल। तीसरा होता है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस मतलब एक्सिस आपका कहां से पास हो रहा है, इस बात पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ये तो हमने देखा था अभी, एक्सिस यहां से पास करो तो पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब वही एक्सिस अगर यहां से पास करोगे, ऐसे घुमाओगे, तो पार्टिकल्स एक्सिस के नजदीक आ गए, सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है अगर आपने एक्सिस बदल दिया तो रोटेशन का। चौथा होता है आपका शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अगर आप बॉडी का शेप और साइज बदल देते हो तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसी है तो इसके पार्टिकल्स अभी एक्सिस के नजदीक हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अब इसी को आप ऐसा चपटा गोल मटोल इस तरीके से बना दो, इसी को मोड़ के, तो पार्टिकल्स आप देखो थोड़े दूर हो गए एक्सिस से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही काम है रोटेशन में जो मास का काम है ट्रांसलेशन में। तो ये पार्ट आपका यहां पे होता है खत्म। ओके तो स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का आपके पास फॉर्मूला था m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। पर ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे मान लो ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, r1 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल m1 है, r2 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल m2 है। ऐसे अगर अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिखें तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। लेकिन मान लो कोई बॉडी आपका कंटिन्यूस बॉडी है आपके पास, जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर के पार्टिकल्स आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो ऐसे को बोला जाता है ये कंटिन्यूस बॉडी है। हम भी कंटिन्यूस बॉडी है, राइट। आपके पास जो टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें कंटिन्यूस बॉडी है, इसका अलग अलग पार्टिकल आपको दिखता नहीं है। तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। अब इंटीग्रेशन क्या है, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का कंटिन्यूस बॉडी के लिए। अब तरीका क्या है, देखो जैसे मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब रिंग आपको पता है जैसे कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसका पूरा मास सर्कल पे होता है, जैसे आपको दिख रहा है जो चूड़ी होती है, बैंगल होता है, वो एक्चुअली में फिजिक्स में उसको हम रिंग बोलते हैं। रिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास सर्कल पे रखा हो। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास होना चाहिए, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसका एक्सिस जो है वो रिंग के सेंटर से पास होना चाहिए और रिंग के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो देख रहे हो आप, इसका मतलब आपका रिंग जो है वो ऐसे घूम रहा है।
और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालोगे कैसे? ये फॉर्मूला यूज़ करके। इसमें हम करेंगे क्या, देखो पहले इसका एक छोटा सा मास लेंगे, बहुत ही छोटा सा मास, बहुत ही छोटा पार्ट इसका लेंगे, उसका मास मान लेते हैं हम dm है, और उसका डिस्टेंस एक्सिस से मान लेते हैं r है। तो यही r² और dm का इंटीग्रेशन कर दो आप, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो r है, इस dm का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वो इसके रेडियस के बराबर है रिंग के, तो आप यहाँ पे r की जगह पे r² लिख दो, dm लिख दो। समझे? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ऐसे छोटे छोटे dm और लो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r² निकालो और सबको ऐड कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। अब देखो इस dm से अगर मैं इस dm पे गया तो मेरा r तो फिर से रेडियस ही हो गया ना। हर dm के लिए रेडियस r जो होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो r² कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ dm लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब ये होता है कि आपने हर dm को ऐड कर दिया। अगर आप हर dm को ऐड कर दोगे तो पूरे रिंग का मास मिल जाएगा आपको। सो दिस इज मास ऑफ द एंटायर रिंग। तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया, mr²। तो याद रखना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज mr²। समझ गए? तो अब बच्चों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिस्क का अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अब यहाँ पे हमने रिंग की जगह पे डिस्क ले लिया है। डिस्क में देखो क्या होता है, उसका पूरा मास पूरे सर्कल में स्प्रेड होता है, मतलब सर्कल होगा लेकिन वो पूरा भरा हुआ होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका डिस्क है, समझ गए? ये पूरी तरह से भरा होगा। इसके डिस्क का भी क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है जो उसके सेंटर ऑफ मास से सेंटर से पास हो, इस तरीके से। तो ये डिस्क भी ऐसे ही घूमेगा और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इस डिस्क को अगर तुम ऊपर से देखो घूमते हुए, ऊपर से, मेरी आंखें अगर ऊपर है और ऊपर से मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसका एक्सिस जो है वो यहाँ पे ऐसे अंदर घुस रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ इस डिस्क का रेडियस जो है वो क्या है, r है। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये डिस्क जो है वो छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। ये रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, और इस रिंग का रेडियस, ये जो रिंग्स है सारे वो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है, और ये रिंग का जो रेडियस है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और सबसे बड़ा जो रिंग होगा उसका रेडियस ये कैपिटल R होगा। समझ गए? आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई भी पर्टिकुलर रिंग ले लेते हैं बीच में। जैसे यहाँ पे मैंने इतना बड़ा रिंग ले लिया, ये देख रहे हो, ठीक है। डायग्राम में, टेक्स्ट बुक में आपका यहीं पे रिंग बना के रखा हुआ है, मैं उसको सेपरेटली ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको समझे। अब ये रिंग का जो, देखो ये रिंग आपका बीच में मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये रिंग का जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको हम r ले लेते हैं, स्मॉल r। अच्छा, इस रिंग की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, इस थिकनेस को हम dr ले लेते हैं, इस थिकनेस इज dr। समझ गए इतना? इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसके बाद क्या करो, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दो। मतलब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सेंटर से लेकर एंड तक पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देना ताकि आपको पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। तो पहले एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। सरफेस मास डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिग्मा इज डिफाइंड एज टोटल मास अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो यहां पे मास अपॉन एरिया हमने यहाँ पे सिग्मा डिफाइन कर दिया। सिग्मा का मतलब होता है मास अपॉन एरिया। तो अगर इस पूरे बॉडी का मास कैपिटल M है तो इस पूरे रिंग का, पूरे डिस्क का एरिया क्या होगा, πr²। तो ये पूरे रिंग के लिए हमने देख लिया, पूरे रिंग का मास M और एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अब सिग्मा हम क्या करते हैं, इस रिंग के लिए भी डिफाइन करते हैं। रिंग के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जो रिंग आपको दिख रहा है, इस रिंग का मास बहुत ही कम है और उसका मास dm है, तो मास अपॉन एरिया में dm आ जाएगा, और अपॉन इस रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे बताओ। देखो इस रिंग का एरिया हम d एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज फॉर रिंग, ये हम
स्मॉल रिंग की बात करें जो हमने अज्यूम किया है, dm अपॉन da, da क्या है, इस रिंग का एरिया। अब इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, देखो अब क्या करो, इस रिंग को बीच में से ऐसे काट दो, यहां से ऐसे कट कर दो, और कट करके पकड़ के खोल दो। तो जब पकड़ के खोल दोगे तो आपका रिंग ऐसे आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी थिकनेस हमने कितना ले रखा है, dr ले रखा है। इसका पूरा लेंथ क्या होगा, एक्चुअली तुमने सर्कल को ही खोल दिया ना, इस सर्कल का रेडियस r था, तो इसका अंदर का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये पूरा उसका लेंथ हो गया। अब ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो इसका एरिया आप क्या लिखोगे बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इसका 2πr हो गया, और थिकनेस क्या है यहाँ पे, dr है। तो ये पूरा एरिया हो गया रिंग का। एक्चुअली में हमने इसको कट करके रिंग को ही स्प्रेड कर दिया था, तो ये एरिया मतलब इस पूरे रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया dm को मिल गया 2πr dr, तो आप इसके जगह पे डाल दो सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन 2πr dr। यहां से आप dm का वैल्यू निकाल लो, सिग्मा 2πr dr, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ये मिल गया। अब एक काम करते हैं, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताओ, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, हमने इसके पहले डिस्कशन किया था, यही फॉर्मूला यूज करना है हमको इंटीग्रेशन निकालने के लिए, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डिस्क का। तो आप देखो r² और dm का वैल्यू कहां से आएगा, यहाँ पे dm का वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लो, सिग्मा 2πr dr, 2πr dr। अब देखो यहाँ पे इस पूरे डिस्क का जो भी इसके अंदर कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो सिग्मा 2π कांस्टेंट है, सिग्मा 2π कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर इंटीग्रेशन r² इंटू r³ हो जाएगा, r³ dr। तो सिग्मा 2π r³ का इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, r³ dr का इंटीग्रेशन होता है r⁴ अपॉन 4। अब ये इंटीग्रेशन हमको कहां से कहां तक करना है, देखो रिंग का रेडियस r कहां से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा रेडियस जो यहां पे बनेगा उसका रेडियस r जो होगा वो 0 होगा, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे सर्कल का सबसे बड़ा जो रिंग है उसका जो रेडियस होगा वो ये कैपिटल R होगा, समझ रहे हो। सबसे बड़ा रिंग यहाँ बनेगा कैपिटल R रेडियस का, सबसे छोटा R का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब आपका R का जो वैल्यू है, रिंग के रेडियस का वैल्यू, वो 0 से लेकर कैपिटल R तक जा रहा है। तो आपको इसको इंटीग्रेशन में 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना है, 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करो, यहाँ पे 0 से कैपिटल R तक। अब r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4 होता है, इसको 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन का ये 4 आप बाहर निकाल सकते हो, तो सिग्मा 2π अपॉन 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा r⁴, इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल क्या है बताओ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा पाई सिग्मा अपॉन 2। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका रूल क्या है, पहले आप अपर वैल्यू डालो, r की जगह पे कैपिटल R डाल दो तो r⁴ हो जाएगा, फिर आप लोअर लिमिट डालो, r की जगह पे 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब ये आपका वैल्यू आ गया पाई सिग्मा अपॉन 2 r⁴। अब सिग्मा से आप ये वाला वैल्यू निकाल लो, जो पूरे डिस्क का हमने सिग्मा निकाला था m अपॉन पाई r², ये सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई r², इसमें डाल दो, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 m अपॉन पाई r²। ये सिग्मा कहाँ से आया, पहले जो हमने पूरे डिस्क का निकाल के रखा था, इंटू r⁴। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, r2 और ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये mr²/2 आ जाएगा। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है mr²/2, या फिर आप लिख सकते हो हाफ mr²। तो देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आ रहा था, लेकिन डिस्क का उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, हाफ mr²। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन की। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन एग्जैक्टली है क्या, ये हम चेक कर लेते हैं। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन में, जैसे मान लो अगर आपका बॉडी है और ये बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मान लो ये बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये रहा, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट।
तो मान लो तुमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, I इज इक्वल टू, और आपके पास आया इसका वैल्यू 15 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो यूनिट आप kg मीटर स्क्वायर देख लेना, मैं ये बताना भूल गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता रहेगा ना। तो मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट देख रहे हो तो क्या होगा, मास का केजी और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो ये इसका एसआई यूनिट है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप वो डिफाइन करो, और उसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशंस क्या होगा बताओ, मास मतलब m1, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा L2 और T0, तो ये m1 L2 T0 इसका डायमेंशन है। ठीक है, चलिए, तो मान लो आपके पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया इस बॉडी का, और वो कितना मिला आपको, 15 kg मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो, यही सेम एक्सिस रहने दो और ये अज्यूम करो, इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा आपने बॉडी क्या किया, एक ही पॉइंट पे लाके रख दिया। द एंटायर बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट, ये मतलब जैसे इसका मास पूरा क्या है, m है पूरे बॉडी का, तो ये पूरा का पूरा मास जो है आपने एक ही पॉइंट पे लाके रख दिया, और उस पॉइंट को आप ऐसे एडजस्ट कर रहे हो, इतने डिस्टेंस पे एडजस्ट करना है कि जितने डिस्टेंस पे आप रखने पर अगर अब फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 15 kg मीटर स्क्वायर ही मिलना चाहिए। मतलब आपको इस तरीके से इस पूरा मास को एक पॉइंट पे लाकर इससे डिस्टेंस एडजस्ट करना है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज ना हो, पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो आप जो ये एक्सिस से आपको डिस्टेंस मिला है, यही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा दूर पर ये जाकर डिस्टेंस को एडजस्ट करना होगा, तब जाके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम हो जाएगा, आप नजदीक आपको रखना पड़ेगा ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। पहले 15 है तो अभी भी 15 होना चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। देखो, पूरा मास एक ही पॉइंट पे है और उसका डिस्टेंस k है। फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ऐसे होता है ना। अगर एक ही मास है तो mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास क्या है, एक ही बॉडी को हमने एक ही पॉइंट पे लाके रख दिया, तो मास क्या हो जाएगा m, और एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है k, तो ये m के स्क्वायर हो जाएगा। k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, समझे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या, कि आपको क्या करना है, पूरे मास को जिस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है पहले, पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट पे लाकर इतने डिस्टेंस पे एडजस्ट करना है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बदले। वो डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। और यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का आप देख सकते हो I अपॉन m इज इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपका आ गया I बाई m, k इज इक्वल टू रूट ऑफ I बाई m। समझ गया। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर हो जाएगा, सिंस इट इज अ डिस्टेंस। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है और वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। k डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एक्सिस। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन आपको ये आइडिया देगा कि पार्टिकल्स कितना दूर है, और ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल्स एक्सिस से कितना दूर है ये आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताएगा। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज्यादा है तो पार्टिकल्स एक्सिस से ज्यादा दूर हो जाएंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कम है तो आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स एक्सिस से नज़दीक है। जैसे मान लो ये बॉडी आपका, अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ और ये एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहा हूँ मैं, ये एक्सिस, तो देखो पार्टिकल्स एक्सिस के बहुत करीब हैं। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे तो आपको बहुत ही कम वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाता हूँ तो देखो अब एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है और पार्टिकल्स दूर हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का एक्सिस से दूर हो गया। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हो
तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू इस बार ज़्यादा मिलेगा। सॉरी, पार्टिकल्स दूर हो गए ना, तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर है तब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा मिलेगा। पार्टिकल्स नज़दीक है एक्सिस के तो आपको अपने आप रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक हिसाब से आपको पार्टिकल्स कितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के या फिर कितना नज़दीक है उसके किसी भी बॉडी का, इसका आइडिया आपको दे देता है। ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन आप बहुत से बॉडी का निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक रिंग है और हमको पता है अगर ये एक रिंग है और इसका अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो मुझे पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो मैं रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ। कैसे आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ? k का फॉर्मूला क्या? √i/m। तो √i/m और i का वैल्यू आपको पता है कितना? mr² अपॉन m। mm कैंसिल हो जाएगा तो ये r आ गया। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन इसके रेडियस के बराबर होता है। तो अगर इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 3 मीटर तो वही उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। रिंग के बजाय अगर सपोज करो ये डिस्क निकला, अगर मान लो ये एक डिस्क है तो डिस्क का भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं इट इज mr²/2 या हाफ mr²। तो अब एक डिस्क का अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा √i/m। इस बार i की जगह पे आ जाएगा mr²/2 डिवाइडेड बाय m कैंसल। r²/2 का रूट लोगे तो r² का r हो जाएगा, 2 का √2 आ जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया आपका किसका? डिस्क का। इस तरह से आप रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो। ठीक है। तो कि स्टूडेंट्स तब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस रोटेशनल मोशन का। पर हम ये देख लेते हैं कि थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है क्या एग्जैक्टली और ये कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे और फाइनली हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे। देखो, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास एक तो 2 एक्सिस होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। पहला कंडीशन ये। दूसरी बात ये कि उसमें से एक एक्सिस जो है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही हम इस थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो सी पे है। तो सी से एक एक्सिस जा रहा है, इसके पैरेलल एक्सिस, इसका पैरेलल एक और एक्सिस हमारे पास है जो कि ओ से पास हो रहा है। समझ गए? ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये एक्सिस ओ से पास हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हो तो मान लो इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो तो हम मान लेते हैं वो IC आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो IO आएगा। मान लो इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे बॉडी को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ मिलेगा, वो IO होगा और यहाँ पे IC होगा। इनके बीच में रिलेशन जो है वो आपको थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देगा। अब ये रिलेशन हम निकाल लेते हैं, क्या आता है देखो। कैसे निकालोगे? देखो, पहले मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पे कि अगर कोई भी मास मैंने DM लिया यहाँ पे, लेट्स से कि एक छोटा सा मास पूरे बॉडी का हमने DM लिया, ठीक है। अब DM का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हम RC ले लेते हैं और इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो RO ले लेते हैं। तो हमको पता है कि हम कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ R²DM होता है, इसका डिस्टेंस RC है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ RC²DM, और IO जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये डिस्टेंस कितना है RO²DM। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ R²DM। तो ये RC²DM और RO²DM, ये फिक्स कर लो, पक्का कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, एक और चीज़, ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है OC, इसका वैल्यू हमने H ले रखा है। अब तुम क्या करो, इस OC को आगे एक्सटेंड कर दो, DM से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, और इस पॉइंट को हम N नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम तुम D दे दो, तो ये D है जहाँ पे मास रखा हुआ है और ये N है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है ODN, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON² प्लस DN² ON² प्लस DN² बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ना दिस OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर। ON क्या है बताओ? अच्छा, C से लेकर N तक हम इसको X मान लेते हैं, तो OC प्लस CN हो जाएगा। ON इज नथिंग बट OC प्लस CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा? OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। ओके, now that is equal to OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर क्या होगा बताओ? CN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CD का स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो इस ट्राइंगल में, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो मैं इसके जगह पे सीधा क्या लिख देता हूँ? CD स्क्वायर लिख देता हूँ। समझ गए? यह आ गया आपका OD स्क्वायर का वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हो? सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो, मैं ये लाइन वापस लिख देता हूँ। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN, 2OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज डाल दो। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने वैल्यूज कुछ अज्यूम नहीं किया है। यहाँ पे H, X ये सारी चीजें H लिखा हुआ है, लेकिन X, R, C, RO नहीं यूज किया हुआ है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने वैल्यूज यहाँ पे डाल रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब OD का वैल्यू आपने क्या यूज किया बताओ? RO, तो यहाँ पे RO का स्क्वायर लिख दो। OC स्क्वायर क्या है बताओ? OC स्क्वायर मतलब H स्क्वायर, तो H स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये OC स्क्वायर ही आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। प्लस 2OC की जगह पे फिर H आ जाएगा। अच्छा, CN की जगह पे आप क्या लिख दोगे? X लिख दोगे, तो X लिख दो, प्लस CD का स्क्वायर मतलब RC का स्क्वायर, तो यहाँ पे RC का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को DM से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर DM इज इक्वल टू H स्क्वायर DM प्लस 2HX DM प्लस RC स्क्वायर का DM, और पूरे इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ RO स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2HX DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ RC स्क्वायर DM आ जाएगा। अब आपको पता है RO स्क्वायर DM जो है वो हमको पता है क्या है? IO है, तो इसके जगह पे IO लिख दो इज इक्वल टू, देखो अगर आप DM बदल देते हो, इस DM को उठा के अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, तो आपको देखो ये आपका RO और RC बदल जाएगा, क्योंकि पहले RO और RC यहाँ पे था, अब RO RC बदल जाएगा, X भी बदल जाएगा, लेकिन इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस H जो है वो नहीं बदलेगा। तो H जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा H स्क्वायर, अंदर इंटीग्रेशन क्या बचेगा? DM, इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस 2H इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ XDM प्लस RC स्क्वायर इंटू DM। RC स्क्वायर DM देखो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? इट इज इक्वल टू IC, तो यहाँ पे आपको IC मिल जाएगा। अब कुछ चीजें यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ DM का मतलब होता है कि पूरे बॉडी का मास, छोटे मास को इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का मास m मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ XDM, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। याद रखना कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका अगर आप मोमेंट ऑफ मास लेते हो, ये पूरा इंटीग्रेशन लेते हो, ये आपको 0 दे देगा अगर आपने ये इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है। तो आप इतना लिख सकते हो, सिंस C इज द सेंटर ऑफ मास, तो इंटीग्रेशन ऑफ XDM विल बी 0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ XDM 0 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ DM इज इक्वल टू M हो गया, तो DM की जगह पे M डाल दो इंटीग्रेशन के, तो आपका क्या हो जाएगा? I0 इज इक्वल टू H स्क्वायर M और प्लस ये 0 और प्लस यहाँ पे IC। तो रीअरेंज कर लोगे इसको, तो I0 इज इक्वल टू IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर आ जाएगा। समझे? ये आपका इक्वेशन और यही आपका थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो अगर मान लो आपके पास ये IC का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो अगर आपके पास ये IC है और मतलब एक ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस एक्सिस के अबाउट हो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके पैरेलल अगर आपके पास एक दूसरा एक्सिस है h डिस्टेंस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू IC प्लस M इंटू H का स्क्वायर, और H क्या है?
इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। समझे? इसको बोला जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, मैं डिस्क के लिए यूज करके दिखा रहा हूँ, आप रिंग के लिए अपने आप यूज कर लेना। तो मैं इन सब चीज को मिटा देता हूं। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक डिस्क है, ये डिस्क है, आपको पता है इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होता है परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, इट इज 1/2 mr², राइट। इसको मैं IC लिख दे रहा हूं, क्यों बताओ? क्योंकि ये जो एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो इस एक्सिस का, इसको मैंने IC लिख दिया, ठीक है। अब मान लो किसी ने कहा कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये जो इसके एंड से पास हो रहा है लेकिन इस एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IO लिख देता हूं, और ये मुझे पता करना है कि क्या होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसको मैं h बोलता हूं, वो h जो है वो एक्चुअली इसका रेडियस ही हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो है डिस्क के रेडियस के बराबर ही होगा ना। तो जो उनके दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h है, दैट विल बी इक्वल टू r। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा, IO इज इक्वल टू IC, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस mh²। तो IC का वैल्यू क्या है, 12 mr², प्लस mh का वैल्यू r है तो r²। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3mr²/2। ये आ गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे वैसे इंटीग्रेशन का यूज करके लंबे चौड़े प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ा, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया और बड़े आसानी से आ गया। बात समझ में आ रही है? वैसे आप रिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और आपको इसी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे अगेन सेकेंड थ्योरम की, विच इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई इसका कंडीशन क्या है, कि कब हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हैं। कंडीशन पहला ये है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ और सिर्फ लैमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। लैमिनार ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक प्लेन में हो, समझे, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपका रिंग आ सकता है, इस तरीके से डिस्क आ सकता है, या अगर आपके पास स्क्वायर का प्लेट हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्लैट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। स्फीयर के लिए यूज नहीं कर पाओगे, सिलेंडर के लिए यूज नहीं कर पाओगे। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी के लिए भी चल जाएगा, बस उसके कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने होंगे। यहाँ पे पहला कंडीशन ही यही है कि इट शुड बी लैमिनार, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तो ही आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात, 3 इसके लिए क्या चाहिए हमको, वहां पे 2 पैरेलल एक्सिस चाहिए था, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सिस, मतलब 3 एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे आपका x, y और z होता है, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्करेंट एक्सिस लिखा हुआ है। तीनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो x, y, z एक्सिस हमको पता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे भी तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम उसको कॉन्करेंट बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भी हम इन तीनों एक्सिस को x, y और z ही नाम देंगे, क्योंकि वो हम उससे फेमिलियर हैं। अब एक एक्सिस जो है वो आपके बॉडी के प्लेन, बॉडी का जो प्लेन है, एक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और फिलहाल तुम उस एक्सिस को का नाम जो है वो IZ ही दोगे। मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम IZ नाम दे रहे हैं, मतलब ये एक्सिस आपका Z एक्सिस ही होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। Z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे मान लो ये आपका प्लेट है, डिस्क है, मान लेते हैं डिस्क है, और ये डिस्क जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो आपका Z एक्सिस होगा, समझे, ये Z एक्सिस। बाकी दोनों एक्सिस जो है वो इस प्लेन में होने चाहिए, आपके बॉडी के प्लेन में। तो एक एक्सिस आप ऐसे सीधे पास करवा दो, ये X एक्सिस हो जाएगा, एक बाहर निकलता हुआ Y एक्सिस, समझ गए कि नहीं। X एक्सिस ऐसे जा रहा है, Y एक्सिस उसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है,
और z एक्सिस इस बॉडी के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। तो z एक्सिस बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इस प्लेन में होंगे, बॉडी में होंगे। बॉडी में x और y एक्सिस होगा और z एक्सिस जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? चलिए अब यहां पे देखते हैं, आपका इसको z मान लिया है। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो एक्सिस और बनाएंगे, एक एक्सिस यहां पे और दूसरा एक्सिस ऐसे बाहर निकलता हुआ आएगा, पर ऐसे बाहर निकलता हुआ हम दिखा नहीं सकते तो हम ऐसे दिखा देते हैं। समझ गए ना? आपका प्लेन है तो एक एक्सिस ऐसे जा रहा है, एक एक्सिस ऐसे बाहर निकलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये एक्सिस हम ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते तो हम ऐसे बना देते हैं, और एक ऊपर की ओर। अब देखो यहाँ पे इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा है। इसको वाई एक्सिस, एक्स और वाई बॉडी के प्लेन में है और जेड बॉडी के परपेंडिकुलर है। समझ गए? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आई वाई मान लो, वाई एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आई एक्स मान लो। आई एक्स, आई वाई और आई जेड में जो रिलेशन होगा यही आपका जो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो होता है। इनके बीच में क्या रिलेशन है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो हम आई एक्स, आई वाई और जेड निकालेंगे कैसे, कंडीशन क्या था, कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। पहले तो एक छोटा सा मास डीएम कंसिडर कर लो, और यहां से डीएम का डिस्टेंस जो है ये आपका मान लेते हैं आर, आर मान लेते हैं। चलो ये आर हो गया। तो अगर आप मैं आई जेड यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे बताओ आई जेड में क्या लिखूंगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। आप जानते हो ये चीज। अब सुनो ध्यान से, इस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एक वाई एक्सिस पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि गड़बड़ देखो क्या है, इसका मतलब थोड़ा समझना। ये आपका बॉडी है, ये जेड एक्सिस है, हमने यहाँ कहीं पे एक छोटा सा मास डीएम डिसाइड किया है। तो ये मास डीएम डिसाइड किया तो इसका जेड एक्सिस से डिस्टेंस तो हमने आर ले लिया, ये आर ले लिया। अब देखो एक्स आपका वाई एक्सिस सीधे ऐसे जा रहा है और आपका एक्स एक्सिस ऐसे बाहर आ रहा है। तो ध्यान रहे कि अगर सपोज करो आपका वाई एक्सिस सीधे आगे जा रहा है और एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, याद रखना तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और आपका डीएम यहां पड़ा हुआ है। अगर सपोज करो मैं डीएम से परपेंडिकुलर जाता वाई एक्सिस से, ध्यान से रखना, अगर मैं डीएम से वाई एक्सिस की ओर परपेंडिकुलर जाता हूं तो मैं एक्स के पैरेलल रहूंगा, एक्स के पैरेलल जाऊंगा तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर पहुंचूंगा। तो आपको एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आप वाई के परपेंडिकुलर हो जाओ। क्योंकि आपने एक्स बाहर नहीं बनाया हुआ है, आपने टेढ़ा बनाया हुआ है, इसलिए आपको ये लाइन भी टेढ़ी लगेगी। समझे? लेकिन ये परपेंडिकुलर है आपके वाई एक्सिस के। उसी तरीके से अगर मान लो आप यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो तो आपको वाई के पैरेलल आना होगा। अगर आप एक्स के परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो तो आपको वाई के पैरेलल जाना होगा, ये रहा। समझे? और यहां पहुंच जाओगे। अब ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम O, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका लेट्स से D। D पे आपका मास रखा हुआ है DM। नाउ सी ये जो OA है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए इस डिस्टेंस को मैं y बोल दे रहा हूं। तो ये पैरेलल है एक दूसरे के और ये पूरा एक रेक्टेंगल बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री है ना, रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर ये y है तो उसका अपोजिट साइड ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसको मैं x बोल दे रहा हूं क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मैंने आई जेड तो लिख दिया, अब आप मुझे बताओगे आई एक्स और आई वाई का क्या वैल्यू होगा। आई एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो हम आर स्क्वायर डी एम लिखते हैं ना, डीएम का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, ये आर आएगा यहाँ पे। अब डीएम का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में वाई है, यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमने क्या ले रखा है, वाई ले रखा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, वाई स्क्वायर डी एम लिख दोगे। समझे? उसी तरह से अगर मैं आई वाई की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, आर शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी एम फ्रॉम वाई एक्सिस। अब डीएम का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ आई वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्वायर डी एम और आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। समझ गए? आई जेड यहाँ पे लिख रखा है हम लोगों ने।
अब भाई सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री पे है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। तो आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। हाइपोटेनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब OD स्क्वायर क्या है? आपका R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर क्या है? OA स्क्वायर इज Y स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इज X स्क्वायर, तो X स्क्वायर। DM से मल्टीप्लाई कर दोगे तो DM से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? R स्क्वायर DM इज इक्वल टू हाँ, DM से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा Y स्क्वायर DM प्लस X स्क्वायर DM, और अब इंटीग्रेट कर दो तो R स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Y स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ X स्क्वायर DM। R स्क्वायर DM आपको पता है IZ है, इज इक्वल टू किधर गया? IX क्या है? आपका Y स्क्वायर DM है। Y स्क्वायर DM जो है वो आपका क्या है? IX है, तो यहाँ पे आपका IX आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ X स्क्वायर DM क्या है? IY आ जाएगा। तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ध्यान रहे, जो दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिया है, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में ही है, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो यहाँ पे आ रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू बोथ एक्सिस इन द प्लेन। दोनों प्लेन वाले एक्सिस का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते हो तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसके इक्वल हो जाएगा। यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक सिंपल सा यहाँ पे एप्लीकेशन है, और ये हम डिस्क के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे अगर मान लो कोई डिस्क है और मुझे इसके अबाउट डायमीटर, मतलब डायमीटर के अबाउट ये कैसे घूम रहा है, जैसे ये डिस्क है, इसका मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर I, ये हमको पता है। ये क्या होता है? 1/2 mr स्क्वायर। ये कई बार कर चुके, मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ। पर मुझे अगर मान लो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, डायमीटर मतलब ऐसे, मतलब ये बॉडी अगर ऐसे घूमे तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट डायमीटर, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये, क्योंकि ये एक्सिस जो है क्योंकि बॉडी के परपेंडिकुलर है तो मैं इसको IZ मान लेता हूँ। दिस इज IZ, इसके एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस को IY मान लेता हूँ और IY को मैं ID लिख देता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस लेता हूँ मैं। अब ये परपेंडिकुलर मैं ऐसे बाहर खींच नहीं सकता तो मैं ऐसे खींच देता हूँ। समझे? मतलब क्या किया मैंने? एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया IZ, और यहाँ से लिया IY, और फिर परपेंडिकुलर लिया IX। मतलब इसको अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। देखो IZ ऐसे अंदर घुसेगा IZ, और ये हो गया आपका IY, और ये हो गया आपका IX। समझ गए? ये है आपका IX। देखो IX और IY में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों डायमीटर के अलॉन्ग ही है, तो दोनों का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ID और ID लिख सकते हैं। अब अपने पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ गए जो एक ही पॉइंट पे से जा रहे हैं, IZ, IY और IX, और हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। IZ का वैल्यू हमको पता है हाफ mr स्क्वायर है, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। IX और IY दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों डायमीटर के अबाउट ही है, तो ID और ID हो जाएगा, तो हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2ID हो जाएगा। सो ID का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर। तो ये एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट डायमीटर। तो अगर डायमीटर के अबाउट हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? mr²/4। तो इस तरीके से अबाउट डायमीटर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आसानी से डिस्क का निकाल लिया। अब आप क्या कर सकते हो? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कुछ इसी तरीके से निकाल सकते हो, और आप मुझे बताओ कि उसका कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की। तो एक रोटेटिंग बॉडी जो है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक आपका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर पहले ये देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है।
देखो एंगुलर मोमेंटम हम पहले सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाता है? सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अबाउट अ पॉइंट होता है, अबाउट अ पॉइंट। जैसे मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल किसी डायरेक्शन में एक पार्टिकल वेलोसिटी से भाग रहा है। अगर उसके पास वेलोसिटी है इसका मतलब उसके पास मोमेंटम होगा। आई होप आपको मोमेंटम पता है क्या होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लो इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? मोमेंटम होगा। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। समझ गए? अगर आपको किसी ने कहा कि भाई इस पॉइंट के अबाउट इसका, इस पॉइंट के अबाउट इसका आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल, इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर और पी का। अब ये आर क्या है? यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है ना, दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही आ रहा है। देखो ये सब वेक्टर ही है ना, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे मिला वो वेक्टर ही मिला। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर मिलता है तो हम बोलते हैं कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है और उसके बीच में क्रॉस लिखते हैं, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर आप वेक्टर साइन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा? आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। ये डेफिनेशन है आपके वेक्टर प्रोडक्ट का। अच्छा यहाँ पे अब आर क्या है? देखो जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो उस पॉइंट से मोमेंटम के बीच का जो ये वेक्टर है इसको हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे होता, किसी ने बोला होता कि आप इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो आपका फिर आर वेक्टर यहाँ से ऐसे बन जाता। समझ गए? तो फिलहाल इस पॉइंट के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका आर वेक्टर हो गया और ये पॉइंट आपका ओरिजिन मान लिया जाता है। आर और पी के बीच में जो एंगल बन रहा है, आर का डायरेक्शन सीधा ऐसे जा रहा है, पी इधर जा रहा है, उसके बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है और यही थीटा आपका यहाँ पे यूज होगा। आर पी साइन थीटा में आपका जो थीटा है वो वेक्टर आर और पी के बीच का एंगल है। इस फॉर्मूले से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हो एक सिंगल पार्टिकल का, ठीक है। अच्छा अगर मान लो एक सिंगल पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो, अज्यूम कर लेते हैं एक सिंगल पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल होता है ऐसे, और टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? टेंजेंशियल एम इंटू वी। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो तो आप सेंटर से यहाँ तक का आप वेक्टर आर ड्रॉ कर दोगे और वेक्टर आर और पी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर मोमेंटम एल का? फॉर्मूला क्या है बताओ? हम वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इसका ये यूज़ करते हैं आर पी साइन थीटा, लेकिन आर इंटू पी इंटू साइन 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर इंटू पी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है और पी का फॉर्मूला आपको पता है एम इंटू वी होता है। तो इन शॉर्ट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी आर। पर ये किसके लिए है? सर्कुलर मोशन के लिए। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सेंटर के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो ये याद रख लो एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी आर। उसका फॉर्मूला एक्चुअली आर पी साइन थीटा है, लेकिन हमने देखा कि वो एम वी आर हो जाता है अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो। एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट देखोगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? आर इंटू पी है ना, तो आर इंटू एम इंटू वी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आर मतलब मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? केजी सॉरी मीटर केजी मीटर पर सेकेंड इसका होता है, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशंस की अगर बात करोगे एंगुलर मोमेंटम की तो आर का डायमेंशन L1 होता है, इसका M1 होगा, इसका वेलोसिटी के L1 t-1 होता है, तो L1 L1 L2 हो जाएगा। तो यहाँ पे L2 M1 और t-1 ये इसके डायमेंशंस हो गए एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर एक पार्टिकल है, अगर वो उसका आप एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो सर्कुलर मोशन में, तो वो क्या हो जाएगा? एम वी आर हो जाएगा। अब बात करते हैं रोटेटिंग बॉडी की।
कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, तब उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बड़ा ही सिंपल है, देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी है और बॉडी घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ओमेगा है। और हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी आप फिक्स होगा, ओमेगा ही होगा, ये आप जानते हो। हर पार्टिकल के लिए एंगुलर क्वांटिटी सेम होता है। अब हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि ये एक रोटेशनल मोशन है, तो हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो मान लो ये v1 वेलोसिटी से घूम रहा है, r1, और इसका मास m1 है। दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे घूम रहा है, ये v2 वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लेते हैं, इसका मास m2 है, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो r2 हो गया, डिस्टेंस r2 हो गया इसका। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम एक एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ये हम पहले देख चुके हैं। तो पूरे बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो n पार्टिकल्स इसके पास, तो ln आ जाएगा। अब ये टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का हमने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अबाउट एक्सिस। जब पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो याद रखना अबाउट एक्सिस निकाला जाता है। अबाउट एक्सिस क्या आ गया, सबका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, n1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 टिल Ln, टोटल n पार्टिकल्स है, और सबको ऐड कर दो। सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का m1 v1 r1, दूसरे का m2 v2 r2, ऐसे चलता रहेगा, m3 v3 r3, m4 v4 r4, फाइनली mn vn rn। अब आपको तो पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा सबके लिए सेम है। v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, vn इज इक्वल टू rn इंटू ओमेगा हो जाएगा, इंटू rn। अब देखो r1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा ले लो कॉमन, तो ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 सॉरी डॉट 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 mn, ये क्या किया मैंने, ये बीच में डॉट 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 आएगा, डॉट 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 भूलना मत, ये लास्ट पार्टिकल है, mn rn स्क्वायर ओमेगा, तो डॉट 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 mn कॉमन ले लिया, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर कॉमन आ गया, सॉरी ये अंदर बचेगा, और ब्रैकेट में कॉमन क्या आ जाएगा, बाहर ओमेगा। सबका ओमेगा कॉमन लेके बाहर लिख दिया, क्योंकि ओमेगा सब में सेम आ रहा है। अब इसको आपने कहीं देखा हुआ है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो इसको मैंने I लिख दिया इंटू ओमेगा। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू I ओमेगा। समझ गए? तो अब देखो, हम लोग को पहले से ही पता था, देखो लीनियर मोमेंटम जो होता है, मतलब अगर बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, जब बॉडी रोटेट कर रही है, जब बॉडी भाग रही है तो मास इंटू वेलोसिटी, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, I इंटू ओमेगा। तो देखो, वेलोसिटी के जगह पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आता है, तो हम जानते थे, और मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ये भी हम जानते हैं। तो मतलब मोमेंटम की जगह पे रोटेशन में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। सेम वैसे ही फॉर्मूला आ रहा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपका एंगुलर मोमेंटम का आएगा। अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो किसी एक्सिस के अबाउट, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उसके एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों, एंड इज टॉर्क। अब हम यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, जब आप बॉडी पर एक्सर्ट करते हो तो बॉडी घूमने लग जाती है।
समझे? बॉडी देखो, अगर बॉडी को भगाना है तो हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब बॉडी को घुमाना होता है तब आप उस पर फोर्स नहीं लगाते हो। फोर्स कहाँ लगेगा ये भी मैटर करता है, किस एंगल पे लगेगा ये भी मैटर करता है। इन शॉर्ट हम वहाँ पे फोर्स नहीं बोलते, उसको टॉर्क बोलते हैं। मतलब बॉडी को घुमाने के लिए क्या लगेगा? टॉर्क लगाएगा। तो जैसे आप फैन है, फैन को अगर आपको घुमाना है तो आप क्या करते हो बताओ? आपको पता है कि सिर्फ फोर्स लगाने से फैन नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं बीचों बीच फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पर कितना भी जोर से फोर्स लगाऊं बीचों बीच, तो फैन नहीं घूमेगा, क्योंकि ये एक्सिस है, एक्सिस पर फोर्स लगाने से फैन नहीं घूमता है। जैसे आपका दरवाजा है, दरवाजे को आपको घुमाना है तो आप फोर्स जिस एक्सिस पे घूम रहे हो वहां जाकर नहीं लगाते हो, वहां फोर्स लगाओगे तो आपका दरवाजा घूमेगा ही नहीं, आप हमेशा एक्सिस से दूर लगाते हो। यहाँ पे भी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप इससे दूर जाकर यहाँ पर फोर्स लगाओगे, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाओगे ये घूमने लग जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस मैटर करता है फोर्स के साथ साथ, और साथ ही साथ आप किस एंगल पर फोर्स लगा रहे हो। आप अगर ऐसे एंगल पे फोर्स लगाओगे तो कम घूमेगा, लेकिन परपेंडिकुलर एंगल पे लगाओगे तो ये ज़्यादा घूमेगा। तो हम क्या करते हैं, ये थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और कितना फोर्स लगा रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, तीनों क्वांटिटी को कंबाइन कर देते हैं और एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है टॉर्क। और टॉर्क का डेफिनेशन ये है, इट इज इक्वल टू टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ और थीटा को कंबाइन करके बनता है आर एफ साइन थीटा। ये कैसे आता है इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, पर ये टॉर्क का डेफिनेशन है। अच्छा, टॉर्क एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज ऑल्सो इट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर और एफ का क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। और फॉर्मूला में आपका क्या आ जाएगा, ये आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक सिंगल पार्टिकल की, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए बात किया था, फिर हम पूरे बॉडी की बात करेंगे। अगर मान लो कोई सिंगल पार्टिकल है, इस पर किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क कैलकुलेट करो, तो सिंगल पार्टिकल है तो टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होगा, तो वो बताएगा कि इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो। अब आपको पता है इस पॉइंट से यहाँ तक का जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे ये आर वेक्टर होगा, आर और एफ के बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। सो दिस इज और उसके बाद अब आप कैलकुलेट क्या करोगे, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ये टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका होता है। एक सिंगल पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट आप ऐसे टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने पॉइंट चेंज कर दिया तो आर चेंज हो जाएगा, एंगल थीटा चेंज हो जाएगा, टॉर्क भी चेंज हो जाएगा, समझे। तो टॉर्क क्या करता है बताओ, किसी भी बॉडी को घुमाता है, राइट, और उसका फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, आर मतलब आर एफ फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। डायमेंशंस की अगर बात करो तो आप इसका डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 और डिस्टेंस का l1 होता है, तो l1 की जगह पे यहाँ पे आप l2 लिख दो, तो ये इसका डायमेंशन हो गया टॉर्क का m1 l2 t-2, समझ गए। अच्छा, सिंगल पार्टिकल पर आप टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे किसी पॉइंट के अबाउट, आर एफ साइन थीटा, ये भी क्लियर हो गया। चलो एक काम करते हैं, अब मान के चलते हैं कि मान लो कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है और उस पर एक फोर्स लग रहा है। नाउ दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। आपको पता है टेंजेंशियल फोर्स कब लगता है, टेंजेंशियल फोर्स तब लगता है जब आपका पार्टिकल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स एफ लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो इस सेंटर के अबाउट इस पर टॉर्क कैलकुलेट करो, तो ये आपका आर हो जाएगा, और आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ इंटू साइन 90 डिग्री, और टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। तो आप याद रखना कि अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, सेंटर के अबाउट उस पर टॉर्क जो होता है वो आर इंटू एफ होता है, जहां पे आर उसका रेडियस होता है, आर इंटू एफ, एफ उसका टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एम ए डाल दोगे तो ये आर एम ए हो जाएगा, पर फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखो आर इंटू एफ होता है।
सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल पर अगर आप टेंजेंशियल फोर्स F लग रहा है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, R इंटू एफ। इतना ध्यान में रखो। अब बॉडी पे आते हैं। अब इस बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं अबाउट दिस एक्सिस। तो बॉडी का जब टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो अबाउट एक्सिस आ जाता है, क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। अगेन अगर मैं एक एक पार्टिकल की बात करूं तो इसका हर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूमेगा। मान लो ये इस पार्टिकल पर फोर्स F1 लग रहा है और ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस R1 है। दूसरा पार्टिकल किसी दूसरे सर्कल में घूम रहा है, उसका मान लो रेडियस R2 है और इस पर जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे इस सर्कल में घूमते हुए उसका टेंजेंशियल फोर्स F2 है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, मान लो टोटल n पार्टिकल्स हैं और आपको इस पर टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरे बॉडी का टॉर्क चाहिए अब हमको। अब पूरे बॉडी का टॉर्क चाहिए तो आप क्या करो, इंडिविजुअल टॉर्क्स को ऐड कर दो, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 डॉट डॉट डॉट, टोटल n पार्टिकल्स है तो टॉर्क n। सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। अभी हमने देखा था कि सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल का टॉर्क R इंटू एफ होता है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले पार्टिकल के लिए क्या लिखोगे बताओ, R1 इंटू F1, दूसरे पार्टिकल के लिए R2 इंटू F2, तीसरे पार्टिकल के लिए R3 इंटू F3, ऐसा चलता रहेगा। लास्ट पार्टिकल के लिए आपको Rn इंटू Fn ऐसे लिखना है। अब फोर्स का यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 इंटू a1 आ जाएगा प्लस R2 F2 का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन a2। वैसे ही आपका Fn का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास mn इंटू एक्सेलरेशन an। ये हो गया आपका टोटल टॉर्क का फॉर्मूला। अब सुनो, हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और उस पर फोर्स F लग रहा है। अगर मान लो टेंजेंशियल फोर्स F लग रहा है, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स अगर F लग रहा है इसके ऊपर, तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल। मैंने दोनों का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पिछले वीडियो में लिखा के रखा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो dv बाई dt होता है, दूसरा r अल्फा होता है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे r अल्फा, जहां पे r रेडियस है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉडी जो है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है और बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, r अल्फा। तो यहाँ पे जो भी आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r अल्फा। a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा होगा, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा होगा। अल्फा सबके लिए सेम होगा क्योंकि अल्फा एक एंगुलर क्वांटिटी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि थीटा ओमेगा अल्फा जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज होते हैं वो हर एक पार्टिकल के लिए सेम होता है। उसी तरह से डॉट 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 आपका an क्या हो जाएगा बताओ, rn इंटू अल्फा। ये सारे वैल्यूज उठा के ऊपर डाल दो तो बताओ टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 M1 और A1 के जगह पे R1 अल्फा प्लस वैसे R2 M2 R2 अल्फा प्लस डॉट 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 Rn Fn Mn Rn अल्फा। सो नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, M1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस M2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा, M2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा, Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा। अब क्या करो, यहाँ पे देखो अल्फा कॉमन दिख रहा है तो ब्रैकेट के बाहर अल्फा कॉमन ले लो। अब अंदर क्या आएगा बताओ, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। अब फिर से तुमको पता है कि ये टर्म तुम देख चुके हो, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सो इट विल बी I और इंटू अल्फा। ये आ गया आपका टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया, I इंटू अल्फा, राइट। अगेन यहाँ पे आपको लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन में सिमिलैरिटी दिखेगा। ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन में जब आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स वो क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बॉडी में। मतलब आप कोई बॉडी है अगर मान लो रुका हुआ है, आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो ट्रांसलेशन मोशन करने लग जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है,
अगर आपको इसको रोटेट करना है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है, तो आपको इसके ऊपर टॉर्क लगाना होगा। तो इसका मतलब फोर्स जो काम ट्रांसलेशन मोशन में कर रहा है, टॉर्क वही काम रोटेशनल मोशन में कर रहा है। तो फोर्स की जगह पे कौन आ रहा है? टॉर्क आ रहा है। मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ये हमको पहले से ही पता है। और एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। तो वही सिमिलर इक्वेशन आपको फिर से रोटेशन मोशन में मिला। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। रोटेशन मोशन के लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो यह हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एक इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन हम एंगुलर मोमेंटम का ही देखेंगे। जैसे मान लो आपका एंगुलर मोमेंटम है एल इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस पी। इसका जो मेन फॉर्मूला था हमारे पास क्या था? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम का। किसी भी बॉडी या पार्टिकल पे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होगा। अब इसको एक काम करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ओके, अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव में दो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे? यूवी रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको पता होगा यूवी रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। यू इंटू वी क्या होता है? पहले u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u ऐसे लिखा जाता है। u उसके बाद फिर v v का डेरिवेटिव ले लो प्लस v u का डेरिवेटिव लो। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू r को आप u मान के चलो और p को v मान के चलो, तो हम क्या लिखेंगे? p डेरिवेटिव ऑफ r। लेकिन अब इस रूल के हिसाब से, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से याद रखना, कभी भी कहीं भी r जो होगा ना, r वाला वेक्टर, वो हमेशा पहले लिखा जाता है। r क्रॉस p को आप p क्रॉस r नहीं लिख सकते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट का रूल है। अगर आपने p क्रॉस r लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम रूल तो यहाँ पे यूवी रूल फॉलो करेंगे, साथ साथ ये भी देखना होगा कि r हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या लिखोगे? p डेरिवेटिव ऑफ r, p डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस प्रोडक्ट है, प्लस r डेरिवेटिव ऑफ p। यही हो जाएगा ना यूवी रूल के हिसाब से। पर आपको ये ध्यान होगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पहले r वाला वेक्टर आएगा फिर p वाला। तो आप dr बाई डी टी पहले लिखो फिर बाद में p लिखो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको dr बाई डी टी पहले लिख देता हूँ फिर क्रॉस p लिख देता हूँ। अब ये सही हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि जो dr बाई डी टी होता है, dr बाई डी टी, ये एक्चुअली में होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी योर वेलोसिटी। ओके, और dp बाई डी टी क्या होता है? कोई बता सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसके जगह पे फोर्स आ जाएगा, इसके जगह पे वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपका डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा बताओ? इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस एफ। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्रॉस पी में देखो, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी क्रॉस मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी प्लस आर क्रॉस एफ। अब देखो m को आप साइड में ले सकते हो क्योंकि m एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप साइड में ले लो तो फिर v क्रॉस v हो जाएगा यहाँ पे। तो डी एल बाई डी टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास साइड में ले लो, v क्रॉस v हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर्स के बीच में होता है। तो ये v और v वेक्टर यहाँ पे प्लस r क्रॉस f। अब देखो, दो सेम वेक्टर अगर हो, दो सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये v क्रॉस v जीरो हो गया। r क्रॉस f आपको पता है क्या होता है? r क्रॉस f मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क को हमने ऐसे डिफाइन किया था, r क्रॉस f। तो ये जीरो हो गया और r क्रॉस f की जगह पे आप टॉर्क लिख दो। तो आपका डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा बताओ? डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो प्लस टॉर्क
या फिर टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। टॉर्क जो होता है इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना फास्ट चेंज हो रहा है ये आपको टॉर्क बता, उसका टॉर्क का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब इट इज सिंपली चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, और यह टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ तो, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा है। टोटल टॉर्क जो बॉडी पे काम करेगा वो जीरो होगा, बिकॉज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ही जीरो आ जाएगा, तो टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। या फिर आप उसको ऐसे देख सकते हो कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टोटल टॉर्क बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो लग रहा है तो टॉर्क जीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा, dl/dt जीरो हो जाएगा। समझे? dl/dt जीरो है, इसका मतलब l में कोई चेंज नहीं आ रहा है। l एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, आपको पता है ना। l कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो l एक कांस्टेंट वैल्यू है l का। l कांस्टेंट है मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, और यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बनता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहती है कि अगर बॉडी पर आप टॉर्क नहीं लगाओगे, इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। या कोई सिस्टम है आपके पास, अगर उस पर आप बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हो, तो टॉर्क जब तक नहीं लगेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर टॉर्क जीरो लग रहा है इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। समझे? L जो होता है, अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ, अगर L कांस्टेंट है तो आपको पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिराइव किया था। L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। इस बात का ध्यान में रखना। अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो L का मतलब आई ओमेगा विच इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब इस आई ओमेगा में आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी है। तो हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाए, पर ये पूरी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी आई ओमेगा, क्योंकि आई ओमेगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट रहेगा। कब रहेगा, जब बॉडी पर कोई टॉर्क एक्सर्ट ना हो रहा हो। इसका एग्जाम्पल है, आपके बुक में दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर बॉडी पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, अगर बॉडी या सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा बाहर से तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा कांस्टेंट। तो इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बैलेट आंसर का दिया जाता है। बैलेट आंसर आपको पता होगा कि ये डांसिंग का एक टेक्निक है। बैलेट डांसर्स क्या करते हैं कि स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और कई बार वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को पूरा स्प्रेड कर देंगे ऐसा, और स्प्रेड करके घूमते रहते हैं गोल गोल, ऐसे घूमते रहेंगे, और अचानक से क्या करते हैं, हाथ पैर अंदर ले लेते हैं। हाथ पैर जैसे वो अंदर लेते हैं तो आप देखोगे कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जो घूमने की स्पीड है। एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या बताएगा कि कितना फास्ट वो घूम रहा है। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है जब वो बॉडी को अंदर ले लेते हैं, और जब फिर से वो बॉडी को पूरा स्प्रेड कर देते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी फिर स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। देखो, जब बैले डांसर घूमता है या घूमती है तब उसके ऊपर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता, बाहर तो कोई उसको धक्का नहीं मार रहा है ना, बाहर से टॉर्क नहीं लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम में आपका क्या आता है, आई आता है और ओमेगा आता है। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो घूम रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चेंज कर सकते हो बॉडी का। जैसे अगर मान लो मैं हाथ पर स्प्रेड कर देता हूं तो ये उस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है ना, ये एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती है अगर, तो इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है। जैसे मान लो अगर वो ऐसे घूम रही है या कोई घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो अगर उसने हाथ पैर फैला दिए है तो देखो एक्सिस से पार्टिकल्स दूर हो गए। और हमने देखा था स्टार्टिंग में, अगर पार्टिकल्स एक्सिस से दूर हो जाते हैं बॉडी के तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, देखो आई ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया
तो इस पूरे क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा घट जाता है, कम हो जाता है। ओमेगा कम हो गया, इसका मतलब उसका स्पीड कम हो जाता है घूमने का। इसलिए जब बॉडी को स्ट्रेच करते हैं वो लोग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया पार्टिकल्स दूर होने की वजह से। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा कम हो जाता है और स्पीड स्लो हो जाता है घूमने का। फिर से क्या होता है, जब वो सारे पार्टिकल्स को नज़दीक ले आते हैं, बॉडी के पार्ट्स को नज़दीक ले आएंगे, पार्टिकल्स नज़दीक आ गए, पार्टिकल्स एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अब जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा बढ़ जाता है और उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो बॉडी पास आने पर, बॉडी को पास लाने पर बॉडी के पार्ट्स को एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, पार्ट्स दूर हो जाते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, घूमने का स्पीड कम हो जाएगा। तो ये आपस में एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये टोटल वेलोसिटी टोटल एंगुलर मोमेंटम ये चेंज नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल होता है डाइविंग इन अ पूल। डाइविंग इन अ पूल, पूल ही होता है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यही लिखा है ना, हाँ स्विमिंग पूल, चलो ठीक है स्विमिंग पूल। तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में, जैसे मान लो नीचे स्विमिंग पूल है, तो ये कई सारे गेम्स होते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता ये ओलंपिक्स में ये गेम होता है कि नहीं होता है, इसको शायद समरसॉल्ट बोलते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। इसमें क्या होता है कि एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे ऊपर हाइट पे जाता है बंदा, और उसके बाद यहाँ से ऐसे कूद के इसमें छलांग मारता है, और जब वो कूद रहा होता है तो हवा में वो गोल गोल घूम के आता है, समझे? तो ये एक ऐसा गेम, एक स्पोर्ट है जिसमें ये इसको यहाँ से कूदेगा इसके अंदर, पानी के अंदर, और हवा में क्या करेगा, बॉडी को रोल करके गोल गोल घूमने लग जाता है, और फाइनली जब वो गिरने लगता है तो अपने बॉडी को पूरा ऐसे स्ट्रेट कर देता है। यहाँ पे देखो इनको है ना, यहाँ पे ये जो भी कर्तव्य ये करते हैं, इसके लिए इनको पॉइंट्स मिलता है। पॉइंट्स किस बात में मिलता है कि आप हवा में कितना चक्कर लगा लेते हो पानी में एंट्री से पहले, जितना ज़्यादा चक्कर लगाओगे, जितना ज़्यादा गोल घूमोगे, उतना ही ज़्यादा पॉइंट आपको मिलेगा। दूसरी बात, इस बात पर पॉइंट दी जाती है कि आपकी एंट्री पानी के अंदर स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि गोल गोल घूम के पानी में जब आप कूदने लग जाओ या पानी के सरफेस पे आप टच होने लग जाओ, तो पूरे पानी को ऐसा छींटा मार के और हर जगह ये पानी का स्प्लैश आप फैला दो। जिस तरह से जितने ज़्यादा छींटे आएंगे आपके पॉइंट्स कटते हैं उसके लिए। तो जो प्लेयर होता है उसका एम क्या होता है कि वो एक तो सबसे ज़्यादा चक्कर लगाए, किसमें? एयर में, और जब वो एंट्री ले रहा है तो उसकी एंट्री स्मूथ होनी चाहिए ताकि छींटे नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। अब इस प्रोसेस में वो करता है क्या कि पहले जब वो कूदता है तो उसका बॉडी पूरा स्ट्रेच्ड होता है। इससे जब बॉडी स्ट्रेच होता है तो अब वो कैसे घूमता है, देखो जैसे मान लो ये आदमी है, ये अब कूदने वाला है, तो ये खुद को ऐसे स्ट्रेच कर लेगा। तो ये एक्चुअली क्या करता है, इस एक्सिस के अबाउट घूमता है। मतलब अगर ये जो बॉडी आपको दिख रहा है, ये खुद को इस एक्सिस के अबाउट घुमाएगा, मतलब ऐसे घुमाएगा, समझ रहे हो ना? खुद को ऐसे करके पूरा ऐसे घुमाएगा, खुद को इस तरह से रोल करता है इस एक्सिस के अबाउट। अब आप देखो अगर ये एक्सिस है तो खुद को इस तरह से स्ट्रेच करके स्टार्टिंग में पार्टिकल्स जो है बॉडी का वो एक्सिस से दूर कर लेता है। तो जब वो सामने ऐसे खड़ा रहता है इस तरीके से, और इस एक्सिस के अबाउट उसको घूमना है, इस एक्सिस के अबाउट, तो उसने स्ट्रेच करके पार्टिकल्स को, अपने बॉडी के पार्ट्स को एक्सिस से दूर कर लिया। इससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। अब आपको पता है कि इस बॉडी पर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, तो टॉर्क ना लगने की वजह से एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो शुरुआत में जब वो कूदता है तो बॉडी को स्ट्रेच करके सामने ऐसे कूदेगा। इससे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि एक्सिस से पार्टिकल्स दूर हो गए, आपका एंगुलर वेलोसिटी काफ़ी कम होता है। तो वो ना के बराबर घूमता है जब वो शुरू करता है। लेकिन जैसे वो हवा में आता है तो वो क्या करता है, अपने पैर और हाथ को एकदम अंदर की ओर मोड़ लेता है। तो जब वो पैर और हाथ को एकदम अंदर की ओर मोड़ लेगा वो इस तरीके से, तो आप देखो इसका एक्सिस से, जैसे ये मान लो पैर और हाथ इसने मोड़ लिए, तो एक्सिस से सारे पार्टिकल्स नज़दीक आ गए। ऐसे करके मोड़ लेते हैं पूरा हाथ पैर वो पूरा, तो एक्सिस से सारे पार्टिकल्स नज़दीक आ गए। सारे पार्टिकल नज़दीक आ गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कम हो जाता है। इससे क्या होता है, उसके रोटेशनल वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा काफ़ी बढ़ जाता है।
ये वो इसलिए करता है ताकि नंबर ऑफ सर्कल्स वो ज़्यादा घूम पाए, चक्कर ज़्यादा लगा पाए। और चक्कर लगाते लगाते जब काफ़ी चक्कर लगा लेता है और उसकी पानी में एंट्री होने वाली रहती है, तो अगर वो इसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा तो पानी फिर छींटे उड़ाएगा हर जगह और उसके पॉइंट्स कटेंगे। तो अब उसको चाहिए कि उसका एंगुलर वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए ओमेगा, ताकि एंगुलर वेलोसिटी अगर कम हो तो उसकी एंट्री स्मूथ हो। तो वो फिर क्या करता है, अपने हाथ पैर को पूरा स्ट्रेच करके फैला लेता है और सीधे ऐसे एकदम एंट्री जो होता है उसकी स्मूथ एंट्री होती है। हाथ को फिर से वो पूरा फैला लेता है और ऐसे सीधे कूदता है वो। उसकी आप एंट्री देखोगे तो उसकी एंट्री सीधे ऐसे हाथ फैला के फिर होती है एंट्री, एकदम स्ट्रेच करके। इसका रीज़न क्या है, जैसे उसने खुद को स्ट्रेच कर दिया, फिर से क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर बढ़ गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाती है, ना के बराबर घूमता है वो, ताकि उसकी पानी में जो एंट्री होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करके ये पानी के अंदर कूदता है। समझ गए? तो यहाँ पे आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ खत्म। तो बच्चों अब हम आ गए हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज रोलिंग मोशन। देखो रोलिंग मोशन में होता क्या है, एक्चुअली बॉडी आपका रोल करता है और यहाँ पे दोनों मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होता है। रोलिंग मोशन एक कंबाइंड मोशन है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का, क्योंकि जब बॉडी रोल करता है तो वो रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है और वो रोल कर रहा है, तो यहाँ पे हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब आपका जो बॉडी है वो फिसल नहीं रहा है आगे या पीछे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा गोला सा ऑब्जेक्ट तुमने रखा और वो फिसल जा रहा है, मतलब वो रोल नहीं कर रहा है, बस सीधे आगे जा रहा है, तो वो केस हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग कैसे होती है, एग्जैक्टली इस तरीके से वो रोल करके जाएगा, समझे? प्योर रोलिंग में कंडीशन होता है, मैं कंडीशन आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। प्योर रोलिंग में क्या होता है, देखो ये यहाँ पे अब बॉडी आगे भी जा रहा है एक तो इसका मतलब आगे जा रहा है, अपने जगह से हट के आगे चला गया, तो ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और वो बॉडी घूम भी रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम भी रहा है। तो जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसके घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? जब घूमने की स्पीड होती है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, राइट? तो इसके घूमने की स्पीड जो है वो आर ओमेगा है, ध्यान में रखना, घूमने की स्पीड क्या है, आर ओमेगा। और आगे जाने की स्पीड मान लेते हैं v है, v स्पीड से वो आगे जा रहा है, समझे? तो वो आगे भी जा रहा है, इस जगह से इस जगह पे आया और घूम घूम के आगे जा रहा है ऐसे। दिस इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में होता क्या है कि जिस स्पीड से वो घूमता है उसी स्पीड से आगे जाता है। तो आर ओमेगा से घूम रहा है और v से आगे जा रहा है, तो प्योर रोलिंग जब होता है तो v जिस स्पीड से वो आगे जा रहा है उसी स्पीड से घूम रहा है, तो आर ओमेगा से घूम रहा है, v स्पीड से आगे जा रहा है, दोनों इक्वल होगा, v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो ये v स्पीड है वो इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड है, क्योंकि पूरे बॉडी को हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो अपने सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आगे भाग रहा है कितने स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है? और वो घूम कितने स्पीड से रहा है, आर ओमेगा स्पीड से, v और आर ओमेगा सेम हो जाएगा। तो अब इस रोलिंग मोशन में इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा बताओ? इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, क्योंकि रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है तो इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन का हमने देखा था इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन का हमने देखा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो आपका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? ओमेगा यहाँ से v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, राइट? तो ओमेगा की जगह पे वी बाय आर लिख दो यहाँ पे, तो हाफ आई वी बाय आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके? तो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आपको एक और फॉर्मूला पता है
रेडियस ऑफ गायरेशन का, रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या होता है, रूट ऑफ आई बाय एम होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम। यहाँ से बताओ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वहाँ भेज दो, एम के स्क्वायर, राइट। तो इस आई का वैल्यू है एम के स्क्वायर, इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, तो आपका ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ई विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे आप लिख दो एम के स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें कॉमन क्या लोगे, देखो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे भी है, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गई आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन के केस में। इस फॉर्मूले को याद रखना, ध्यान रखना, अगर आपके पास रोलिंग मोशन है, आपका रोलिंग मोशन हो रहा है, तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक ट्रांसलेशन का और रोटेशन का, वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ गए, ये टोटल एनर्जी है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसको मैं हटा देता हूँ, ये ध्यान में रखना, एनर्जी टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जब भी कोई बॉडी रोल करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी यही लिखी जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके से, थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, और आप कोई ऑब्जेक्ट यहां से छोड़ते हो और ये रोल करके नीचे आता है, इस तरीके से रोल करके नीचे आता है। अब अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, ये मैं मान लेता हूं, पर रोल करते करते यहां आते आते इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। मान लेते इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो v है। इस बीच इसने टोटल s डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये पूरा डिस्टेंस आपका s हो जाएगा, एक सेकेंड ना, इस बीच इसने टोटल पूरा s डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और मान लेते ये h आपका हाइट है इसका, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे एक काम करो, आप साइन थीटा यूज कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, साइन थीटा, या बाद में यूज करेंगे इसको, चलो पहले एक काम करते हैं। जब ये बॉडी यहाँ पे था तो यहाँ इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ये हाइट पे था और बॉडी रुका हुआ था। जब आपने उसको छोड़ दिया, यहाँ आने के बाद हाइट 0 हो गया, हाइट 0 हो गया, इसका मतलब इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से खत्म हो गई और वो किस में चली गई, इसके काइनेटिक एनर्जी में। अब इस क्योंकि बॉडी रोल कर रहा है तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो यहाँ की जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, वो बॉटम पर आते आते क्या हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे क्या था बताओ, इसका mgh, यही पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब बॉटम पे ये सारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ये रोल कर रहा है तो रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। एम और एम हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आपको वी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आपको v का वैल्यू, यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो फाइनली आपको v का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, v इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वेलोसिटी आपको आगे मिल के ना। सी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, ये तो हमको पता है ना। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ढूंढेंगे इस एक्सिस के लॉन्ग, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लो। हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन तीसरा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नाउ सी वी स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, दैट इज 2gh, इसका स्क्वायर कर दो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, प्लस 2as,
अब एक काम करो, एस का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। एस का वैल्यू क्या आएगा, देखो इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ पे ऑपोजिट एच अपॉन हाइपोटेनस एस, तो यहाँ से आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा, एस विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। ये उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, एस की जगह पे एच अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ इक्वेशन, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो गया, 2as है ना, एस के जगह पे क्या लिखेंगे, एच अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, तो 2 और 2 यहाँ पे गया, एच और एच यहाँ पे गया, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, और आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की ओर, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का क्या वैल्यू आता है। अलग अलग बॉडी के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए नीचे की ओर उसका एक्सेलरेशन भी जो होगा वो अलग अलग होगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर हम रिंग की बात करें, तो रिंग में आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालते हो, देखो के का फॉर्मूला निकालो सीधा, के इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ आई बाय एम। अब रिंग का जो आई का फॉर्मूला होता है, या रिंग का जो आई का वैल्यू होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। रिंग जब ऐसे घूमेगा तो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर जाएगा, उसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन एम, आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू आर हो गया, तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, समझ गए, और उस हिसाब से उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा रिंग का। अच्छा, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे स्फीयर की बात करूँ, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ऐसा सबका अलग अलग आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर जो होता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा नहीं था अभी तक, लेकिन आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखो तो टेक्स्ट बुक में एकदम पीछे अगर जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है तो वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड बॉडीज है उसका अलग अलग एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। उसमें आपको सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का भी दिया हुआ होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लो अपने पास सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है इसका, इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस उसके सेंटर से जा रहा है डायमीटर के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो अगर आप इसका k का वैल्यू निकालोगे तो रूट ऑफ आई बाय एम हो जाएगा, i का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर, m से डिवाइड कर दो, m से डिवाइड कर दोगे तो m कैंसिल हो जाएगा, ये रूट ऑफ 2/5 r आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/5 r आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 r स्क्वायर। इस केस में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू जो आया है वो 2/5 आया है। ये हो गया सॉलिड स्फीयर का। यहीं पे अगर सपोज करो हम हॉलो स्फीयर का निकालते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन बस ध्यान, ये तो हटा देते, चलो ये हो गया ना। तो देखो सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है, तो इसका फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो अलग होगा। रिंग का कितना आ रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग हॉलो स्फीयर की बात कर लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसी एक्सिस, ये हॉलो मतलब अंदर से पूरा खाली एक खोखला है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो इसका अगर आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालते हो तो क्या आएगा, के कैसे निकालोगे, रूट ऑफ आई बाय एम, आई का वैल्यू कितना होगा इसका 2/3 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2/3 r। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगा। समझ गए, तो ये अलग अलग बॉडीज का आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो। डिस्क का वैल्यू आप खुद निकाल लेना, डिस्क जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr²/2 होता है, तो आप खुद ही निकाल लेना। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप निकाल सकते हो, जो भी आपके पास जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो। इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आप खुद ही निकाल लेना, ओके, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने निकाला था इसका। अब इसमें एक और चीज़ देके रखा हुआ है, ये आपको मैं बता दूं
कि जब बॉडी रोल कर रहा है तो उसके पास टोटल 3 एनर्जी हम बता सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का रेशियो जो है वो फिक्स होता है हर बॉडी के लिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू, इसको हटा देता हूं मैं, ये रिंग का याद रखना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, रिंग का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 1 और सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 2/5 सॉलिड स्फीयर का। तो किसी भी बॉडी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू, तीसरा क्या है आपका, टोटल काइनेटिक एनर्जी। इनका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है और ये रेशियो किसके इक्वल होता है, 1:r² के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज टू 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हटा दो। चलो, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होता है फिक्स होता है, यही होता है 1:k² अपॉन आर स्क्वायर इज टू 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हॉलोस्फीयर के लिए क्या आ जाएगा बताओ, 1:k² बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है हॉलोस्फीयर के लिए, 2/3 है, तो 2/3 इज टू 1 + 2/3। अच्छा, इसको आगे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1:2/3 इज टू 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/3। इसको आप एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5। तो ये रेशियो फाइनली हॉलोस्फीयर के लिए क्या आ गया, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है हॉलोस्फीयर के लिए 3:2:5। तो ये जनरल फॉर्मूला है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू डाल के आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ये रेशियो निकाल सकते हो। हमने हॉलोस्फीयर का निकाला तो कितना आया, 3:2:5। तो बच्चों फाइनली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि किस तरह से आपको ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में आपको एनालॉजी दिखेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। उसके अलावा हमने मोमेंटम देखा था, फोर्स देखा था। इसमें हम 2 चीज़ें और देखते हैं, मोमेंटम, फोर्स, और किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, वर्क डन की बात कर सकते हैं और पावर की बात कर सकते हैं। अभी पावर क्या है मैं आपको बताता हूँ बाद में। देखो ये लीनियर क्वांटिटीज़ है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसलेशन मोशन की क्वांटिटीज़ है। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, मोमेंटम की जगह पे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है। पी का वैल्यू आपको पता है, पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास भूल गया मैं, रुको, एम एफ। मास की जगह पे यहाँ पे क्या आता है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। फोर्स की जगह पे क्या आता है, यहाँ पे टॉर्क आता है, किसमें, रोटेशनल मोशन में। वर्क डन तो वैसा ही रहेगा, वर्क डन का बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर F.R होता है, F.S होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो वर्क डन होगा रोटेशनल मोशन में, फोर्स से जगह पे टॉर्क आएगा, डॉट डिस्प्लेसमेंट के जगह पे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा। तो वर्क डन टाउ डॉट थीटा हो जाता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। पावर का भी फॉर्मूला दोनों में अलग अलग होगा। अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर मोशन में पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, एक फॉर्मूला तो ये है। यहाँ पे भी जो पावर होगा आपका वर्क डन अपॉन टाइम होगा रोटेशनल मोशन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पावर का एक और फॉर्मूला यहाँ पे होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला होगा, इसमें फोर्स के जगह पे यहाँ पे तो आ जाएगा टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, तो टाउ डॉट ओमेगा, या फिर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो टाउ इनटू ओमेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन के साथ कंपेयर कर सकते हो, और ये सारे क्वांटिटीज आपको यहाँ पे कंपैरिजन में दिख जाएंगे।
तो होपफुली आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स होता है खत्म। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।